हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्मार्ट नॉलेज। प्यारे बच्चों, आज की जो वीडियो है उसमें हम शिक्षा निदेशालय की ओर से दिया गया अभ्यास प्रश्न पत्र 10वीं कक्षा के लिए जो है उसको डिस्कस करेंगे, कंप्लीट सॉल्यूशन देखेंगे। विषय रहेगा विज्ञान और अधिकतम अंक 80 और अवधि 3 घंटे। इंग्लिश मीडियम में ऑलरेडी जो वीडियो है वो अपलोडेड है। अगर आपको इंग्लिश मीडियम में देखना है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा प्लेलिस्ट का, वहाँ से आप कंप्लीट जितने भी प्रैक्टिस पेपर हैं वो सब आप देख सकते हो। सो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आपको सामान्य निर्देश दिए गए हैं तो इनको आप पढ़ सकते हो। खंड क दिया गया है 1 से 16 तक बहुविकल्पीय प्रश्न रहेंगे। विकल्पों में से केवल एक ही सही है और इन प्रश्नों का उत्तर और विकल्प उत्तर चुनकर लिखना है। पहला क्वेश्चन है, अभिक्रियाशीलता श्रृंखला के अनुसार तांबा, टिन, सीसा और पारा की व्यवस्था है तो वो क्या हो जाएगा? ए इसका आंसर रहेगा। टिन जो है वो ज़्यादा अभिक्रियाशील है शीशे के कंपैरिजन में, उसके बाद तांबा और उसके बाद है पारा। नेक्स्ट है, Na2CO3 10H2O को इस नाम से जाना जाता है तो किस नाम से जाना जाता है? धोने के सोडे के नाम से जाना जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा रोग जो है वो लैंगिक संचरित नहीं है? तो कौन सा रोग लैंगिक संचरित नहीं है? तो इसमें क्या आ जाएगा? हेपेटाइटिस आ जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है, प्रकाश के परावर्तन के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो इसमें कौन सा कथन सत्य है? आपतन और परावर्तन कोण जो है एंगल आई हमेशा किसके इक्वल होता है? एंगल आर के। ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 है, अनुराधा सफेद रंग का बेरियम क्लोराइड बनाने के लिए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में बेरियम हाइड्रोक्साइड मिलाती है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प अभिक्रिया का संतुलित अभिक्रिया जो है इसका संतुलित रासायनिक समीकरण देता है? तो इसमें आ जाएगा HCl प्लस BaOH2। ये क्या बन जाएगा? BaCl2 बेरियम क्लोराइड और HOH। ठीक है, इसके अंदर जो बेरियम क्लोराइड है वो यहाँ पे सफ़ेद रंग का बेरियम क्लोराइड बनेगा। अवक्षेपण जो है अभिक्रिया ये हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है, एक व्यक्ति 2 मीटर से अधिक दूरी पर रखी वस्तुओं को नहीं देख पाता है, यानी 2 मीटर से अधिक दूरी पर नहीं देख पा रहा है वो, यानी फोकस वो कितने तक कर पा रहा है? 2 मीटर तक, यानी फोकल लेंथ क्या है उसकी? 2 मीटर है। और ये डिफेक्ट कौन सा रहेगा? ये डिफेक्ट आपका मायोपिया हो जाएगा, यानी निकट दृष्टि दोष। निकट की वस्तुएं दिखाई दे रही हैं लेकिन दूर की वस्तुएं दिखाई नहीं दे रही हैं। तो इसके लिए जो है लेंस कौन सा लगाया जाएगा? इसके लिए अवतल दर्पण अवतल लेंस लगाया जाएगा। ठीक है, अवतल लेंस लगाया जाएगा। और उसकी हमें क्या निकालनी है? पावर निकालनी है। तो पावर निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? 1/f। तो इसमें 0.5 आ जाएगा, लेकिन 0.5 माइनस का रहेगा क्योंकि दर्पण लेंस कैसा है? अवतल लेंस है। ठीक है, और लेंस कैसा है यहाँ पे? अवतल लेंस है। तो -0.5 डायोप्टर इसका आंसर हो जाएगा। बी विल बी द राइट आंसर। यदि लार में अमाइलेज की कमी हो तो मुख्य गुहिका में निम्नलिखित में से कौन सी घटना प्रभावित होगी? तो ये क्या हो जाएगा? स्टार्च जो है वो शर्करा में टूटता है। क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित में से कौन सा उदासीन लवण है? तो उदासीन लवण इसमें कौन सा हो जाएगा? CH3COONH4। ये इसमें उदासीन है। नेक्स्ट देखिए, उदासीन क्यों है ये? वैसे ये उदासीन इसलिए है क्योंकि ये जो है वीक एसिड और वीक बेस से मिलके बना है। देखिए CH3COOH ये जो है एक वीक एसिड है, ठीक है, और NH4OH ये क्या है? ये एक वीक बेस है, क्षारक है, वीक है लेकिन ये तो इसीलिए ये इन दोनों से मिलके बना है, दोनों ही वीक हैं तो ये उदासीन इसलिए हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, धारा प्रवाहित करने वाली एक लंबी सीधी परिनालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र शून्य होता है तो इसमें आ जाएगा डी। सभी बिंदुओं पर क्या होता है? समान होता है। C3H8 जिस समजातीय श्रेणी से संबंधित है वह है, तो C3H8 CnH2n+2 इससे संबंधित है और ये क्या है? ये एल्केन का फॉर्मूला है। तो C3 और H क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा। तो ये सी आंसर रहेगा, एल्केन इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से कौन वोल्टेज का प्रतिनिधित्व करता है? कौन वोल्टेज का प्रतिनिधित्व करता है? तो ए है किया गया कार्य बटे में विद्युत धारा गुणा में आवेश, ये फॉर्मूला हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्नलिखित में से कौन सा ब्यूटेनोइक अम्ल का सूत्र है? ब्यूटेनोइक 1, 2, 3 और 4। ठीक है, ब्यूटेनोइक, तो इस ओइक है तो इसमें COOH लग जाएगा और ये 4 जो है क्या हो जाएंगे? ये कार्बन, तो क्या हो जाएगा? ब्यूटेनोइक अम्ल हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है, विद्युत शक्ति की इकाई को इस प्रकार भी व्यक्त किया जा सकता है। तो विद्युत शक्ति की इकाई को व्यक्त कैसे किया जाएगा? किलोवाट घंटा से। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, खाद्य जाल का गठन जिसके द्वारा किया जाता है वह है, तो एक पारिस्थितिक तंत्र में विभिन्न परस्पर जुड़ी खाद्य श्रृंखलाएं आपस में जुड़कर क्या बनाती हैं? खाद्य जाल बनाती हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, एक महिला अनियमित मासिक धर्म चक्र से पीड़ित है, डॉक्टर ने उसे कुछ हार्मोनल गोलियां दी,
कौन सा विकल्प दर्शाता है कि उसके शरीर में जिस हार्मोन की कमी है वह अंतःस्रावी ग्रंथि से है? तो इसमें क्या आ जाएगा, एस्ट्रोजन आ जाएगा। एस्ट्रोजन जो कि जो महिलाओं का हार्मोन है वो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन होता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसमें संकलन अभिक्रिया होगी? तो संकलन अभिक्रिया किसमें होगी? जिसमें क्या होगा, डबल बॉन्ड होगा। ठीक है, तो इसमें C2H4 हमारे पास ऑप्शन है यहाँ पे। ठीक, तो डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, इथीन। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 से 20 तक अभिकथन और कारण दिए गए हैं। दोनों सत्य है, सही व्याख्या है तो आंसर ए। दोनों सत्य है, सही व्याख्या नहीं है तो आंसर बी। ए सत्य है लेकिन आर असत्य है, आंसर सी। और ए असत्य है लेकिन आर सत्य है तो आंसर डी। तो क्वेश्चन नंबर 17 है, अभिकथन दिया गया है, मनुष्य में बच्चे का लिंग उसके पिता से प्राप्त गुणसूत्र के प्रकार से निर्धारित होगा। तो इसमें कारण रहेगा, एक बच्चा जो अपने पिता से एक्स गुणसूत्र प्राप्त करता है वह एक लड़की होगी, जबकि एक बच्चा जो अपने पिता से वाई गुणसूत्र प्राप्त करेगा वह लड़का होगा। तो ये बिल्कुल ठीक है, इसके एक्सप्लेनेशन भी ठीक है, तो हमारा आंसर ए हो जाएगा। अधिकांश कार्बन यौगिक विद्युत के सुचालक होते हैं। तो कार्बन यौगिक विद्युत के सुचालक नहीं होते हैं, वो मोस्टली विद्युत के कुचालक होते हैं, तो ये गलत हो गया। ये वियोजित होकर आयन नहीं बनाते और अणु के रूप में बने रहते हैं, तो ये ठीक है। तो हमारा अभिकथन गलत है, कारण ठीक है, इसलिए आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, विद्युन्मय तार की अपेक्षा मेन सप्लाई के उदासीन तार को छूना खतरनाक है। ठीक है, तो ये आपका गलत है। ठीक है, उसके बाद विद्युन्मय तार को छूने से हमें बिजली का झटका लग सकता है, लेकिन उदासीन तार के साथ ऐसा नहीं है, तो ये राइट है। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 20 है, अभिकथन दिया गया है, प्रत्येक खाद्य श्रृंखला में उत्पादक सदैव प्रथम पोषी स्तर पर रहते हैं। ये अभिकथन दिया गया है, तो बिल्कुल ठीक है। और उत्पादक हरे पौधे हैं जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से सभी गैर उत्पादकों या उपभोक्ताओं के लिए भोजन के स्रोत के रूप में काम करते हैं, तो ये भी ए हो जाएगा। तो दोनों ही इसमें सही हैं और ये इसकी सही व्याख्या भी है, तो आंसर ए रहेगा। खंड ख में दिया गया है, प्रश्न 21 से 26 तक अति लघु उत्तरीय प्रश्न हैं। तो क्वेश्चन नंबर 21 देखेंगे, एक वस्तु 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल दर्पण के सामने 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है। दर्पण द्वारा बने ऐसे प्रतिबिंब की 4 विशेषताएं बताइए। तो इसमें जो है हमें देखना है कि कौन सा दर्पण है, विशेषताएं तभी बताएंगे। तो 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल दर्पण के सामने, तो इसमें क्या है, दर्पण कौन सा है हमारे पास, उत्तल दर्पण है। तो उत्तल दर्पण में आप देखोगे कि हमेशा जो इमेज बनती है वो कहाँ बनती है, मिरर के पीछे बनती है, यहाँ पे बनेगी ना, तो यहाँ पे बनती है, तो वो हमेशा छोटी बनती है, इरेक्ट यानी सीधी होती है। तो इस तरह इसकी जो विशेषताएं हैं वो आपको यहाँ पर लिखनी है। तो आइए देखते हैं आंसर। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, आंसर जो है आभासी प्रतिबिंब होगा, सीधा प्रतिबिंब बनेगा, आकार में छोटा होगा और दर्पण के पीछे जो है प्रतिबिंब बनता है। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 22 देख लीजिए, मानव मस्तिष्क का कौन सा भाग है जो मस्तिष्क का मुख्य सोचने वाला भाग है? तो वो जो है सेरिब्रम हो जाएगा, और शरीर की मुद्रा और संतुलन बनाए रखने के लिए उत्तरदायी सेरिबैलम हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 में हम अभी दोनों के आंसर साथ देखेंगे। पाचन की प्रक्रिया में निम्नलिखित भूमिका बताइए। देखिए, ट्रिप्सिन और लाइपेज दोनों ही एंजाइम की भूमिका आपको बतानी है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24 भी दिया गया है, ए और बी पार्ट, तो हम ये सारे क्वेश्चन एक साथ करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 22 है, मानव मस्तिष्क का कौन सा भाग है, सोचने वाला भाग आप लिख देंगे सेरेब्रम, और जो शरीर की मुद्रा और संतुलन बनाए रखने के लिए उत्तरदायी है वो सेरिबैलम है। नेक्स्ट है, पाचन की क्रिया में भूमिका बतानी है आपको। पहले है ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन एक एंजाइम है जो छोटी आंत में प्रोटीन के छोटे छोटे पेप्टाइड्स में तोड़कर प्रोटीन के पाचन में मदद करता है। नेक्स्ट है लाइपेज। लाइपेज जो है एक एंजाइम है जो वसा को फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में तोड़ता है, और इससे वसा का जो पाचन है वो आसानी से हो जाता है। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 24 का ए है, किसी प्रजाति में सभी विविधताओं के जीवित रहने की समान संभावना नहीं होती है, क्यों? तो जो भी विविधताएं होती हैं, जिस भी प्रजाति में विविधताएं आती हैं, उसमें सबके जीवित रहने की संभावना नहीं होती है। किसी प्रजाति में सभी विविधताओं के जीवित रहने की समान संभावनाएं नहीं होती, क्योंकि प्राकृतिक चयन जो है वो कुछ विविधताओं को पर्यावरण में लाभकारी बनाता है। ऐसी विविधताएं जीवित रहने और प्रजनन में अधिक सफल होती हैं, जबकि अन्य तटस्थ या नुकसानदायक हो सकती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 का बी दिया गया है, अथवा में मेंडेलियन प्रयोग में बैंगनी फूल वाले मटर के पौधों को सफ़ेद फूल वाले मटर के पौधों के साथ प्रजनन कराना सम्मिलित था। इसमें F1 संतति पीढ़ी के क्या परिणाम रहे होंगे? तो देखिए, इसमें क्या रहेगा, मेंडल के प्रयोग में बैंगनी और सफ़ेद फूलों वाले मटर के पौधे में सभी F1 पीढ़ी में बैंगनी फूल होंगे, क्योंकि बैंगनी फूल जो है वो सफ़ेद पर क्या होता है, प्रभावी होता है, डोमिनेंट होता है।
नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 25 है। इसमें पोटेशियम क्लोराइड के विलयन को सिल्वर नाइट्रेट के विलयन के साथ मिलाने पर एक अघुलनशील सफ़ेद पदार्थ बनता है। इसमें शामिल रासायनिक अभिक्रिया लिखें और रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार का भी उल्लेख करना है। तो यहाँ से इसका आंसर हो जाएगा, जब पोटेशियम क्लोराइड और सिल्वर नाइट्रेट के साथ अभिक्रिया करता है तो एक अघुलनशील पदार्थ सिल्वर क्लोराइड बनता है। ठीक है, तो KCl प्लस AgNO3 क्या बनेगा, KNO3 प्लस AgCl, ये सफ़ेद अवक्षेप बनता है और ये क्या है, एक अवक्षेपण अभिक्रिया है और इसमें एक अघुलनशील ठोस पदार्थ बनता है जो घोल से अलग हो जाता है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 26, विकल्प ए और बी में से किसी एक का उत्तर देना है। एक विद्युत सुचालक के लिए VI ग्राफ जो है चित्र में दर्शाया गया है, तो ये VI ग्राफ है। एक तरफ पोटेंशियल डिफरेंस है तो करंट है। आप इस ग्राफ से क्या निष्कर्ष निकालते हैं और यहाँ पर व्यक्त नियम आपको बताना है। अथवा में दिया गया है, दोनों क्वेश्चन साथ देखेंगे। उस उपकरण का नाम बताइए जिसका उपयोग आप सुचालक के सिरों के बीच विभवांतर रखने के लिए करते हैं, तो सेल या बैटरी होता है। उस प्रक्रिया की व्याख्या कीजिए जिसके द्वारा यह उपकरण ऐसा करता है। तो इसका आंसर देखेंगे कि यह ग्राफ से क्या निष्कर्ष निकालते हैं। तो VI ग्राफ एक सीधी रेखा है जो यह दर्शाता है कि धारा और विभवांतर जो है वो क्या है, सीधे अनुपात में है। सेकंड है कि यहाँ व्यक्त नियम क्या है, तो यहाँ ओम का नियम को प्रदर्शित करता है जो कहता है कि किसी चालक में प्रवाहित होने वाली धारा उस पर लगाए गए विभवांतर के सीधे अनुपाती होती है जब तापमान स्थिर रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस उपकरण का नाम बताना है जिसके उपयोग से सुचालक के सिरों के बीच विभवांतर बनाए रखने के लिए करते हैं। तो एक ऐसा यंत्र जो किसी चालक के बीच विभवांतर बनाए रखता है उसे बैटरी कहते हैं। यह रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है जिससे जो ऋणात्मक टर्मिनल है उससे धनात्मक टर्मिनल तक इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह होता है और विभवांतर जो है वो स्थापित होता है। ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए खंड ग दिया गया है। प्रश्न संख्या 27 से 33 लघु उत्तरीय प्रश्न रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 27 है, उन घटनाओं के अनुक्रमों की सूची बनानी है जो तब घटित होती हैं जब एक पौधा एक दिशात्मक प्रकाश के संपर्क में आता है जिससे बढ़ता हुआ अंकुर झुक जाता है, और संश्लेषित हार्मोन और गतिविधि का नाम जो है वो आपको यहाँ पर देना है। आंसर रहेगा, विशिष्ट दिशा से आने वाला यह प्रकाश ऑक्सिन हार्मोन को पौधे की छायादार दिशा में स्थानांतरित होने में प्रेरित करता है। छायादार भाग में क्या होता है कि उच्च सांद्रता वहाँ कोशिकाओं के लंबे होने को प्रोत्साहित करती है। तो इसको समझ लेते हैं। इसमें क्या है कि जैसे इधर से जो प्रकाश है वो आता है, अब जो ऑक्सिन हार्मोन है वो जो छायादार भाग है, जैसे इधर से तो प्रकाश आ रहा है, ये छायादार भाग हो गया, तो ये इस तरफ जो है सारा स्थानांतरित हो जाता है। अब यहाँ पे जो कोशिकाएं हैं वो उनकी वृद्धि ज़्यादा होती है जिसकी वजह से जो पौधा है वो प्रकाश की ओर झुक जाता है, यानी इधर के पोर्शन की जो लंबाई है वो ज़्यादा बढ़ जाती है इसकी तुलना में, और पौधा इस तरह से झुक जाएगा। असमान वृद्धि के कारण तना प्रकाश की ओर मुड़ जाता है। संश्लेषित हार्मोन का नाम बताना है, तो ऑक्सिन, और प्रकरण क्या है, ये होने वाली गतिविधि का प्रकार क्या है, प्रकाशनुवर्तन है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 28, विकल्प ए और बी में से किसी एक का उत्तर देना है। गोलाकार दर्पण द्वारा उत्पन्न रेखीय आवर्धन जो है वो +3 है। गोलाकार दर्पण है, इसमें बताना है आपको दर्पण कौन सा है और दर्पण के सापेक्ष वस्तु की स्थिति, और इसमें जो निर्माण दर्शाने के लिए किरण आरेख भी आपको बनाना है। तो आंसर रहेगा दर्पण का प्रकार जो है, क्योंकि देखिए ये +3 है, तो प्लस का मतलब क्या है कि जो प्रतिबिंब बन रहा है वो कैसा है, सीधा है, और 3 का मतलब कि वो जो है उससे 3 गुना आवर्धित है। इसका मतलब क्या है, आवर्धन किस में होगा और सीधा भी, और बड़ा जो बिंब है वो बड़ा प्रतिबिंब किस में बनता है, वो अवतल दर्पण से बनता है। केवल एक ही पोजीशन होती है जब वस्तु फोकस और दर्पण के बीच में हो। तो चूंकि आवर्धन जो है वो कैसा है, धनात्मक है, और यह इंगित करता है कि अवतल दर्पण है और वस्तु फोकस और दर्पण के बीच स्थित है। वस्तु की स्थिति क्या हो जाएगी, वस्तु दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच स्थित है। इसके लिए किरण आरेख जो है यहाँ से आप बना लेंगे। नेक्स्ट देखिए, इसी का बी पार्ट है। एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है। 4 सेंटीमीटर लंबी वस्तु को दर्पण से कितनी दूरी पर रखा जाना चाहिए ताकि उसका प्रतिबिंब दर्पण से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर बने, यानी इसमें आपको वी दिया गया है और यू आपको जो है निकालना है। निर्मित प्रतिबिंब के आकार की भी गणना करनी है, यानी हाइट जो है वो भी आपको बतानी है। हाइट आपको प्रतिबिंब की जो है प्रतिबिंब की दी गई है, प्रतिबिंब की हाइट आपको निकालनी है। तो हम इसमें करेंगे, दिया गया है अवतल दर्पण की फोकस दूरी। अब देखिए अवतल दर्पण है तो फोकस दूरी माइनस में रहेगी, -20 इसका आंसर रहेगा। प्रतिबिंब की दर्पण से दूरी कितनी है, -30 है। वस्तु की ऊंचाई जो है वो 4 सेंटीमीटर है। तो हमें यू निकालना है। दर्पण सूत्र हम लगा देंगे, यहाँ से हम यू जो है कैलकुलेट करेंगे और हमारा आंसर आएगा -60 सेंटीमीटर।
उसके बाद नेक्स्ट देखिए, उसके बाद हमें मैग्नीफिकेशन यानी आवर्धन निकालना है। तो आवर्धन कैसे निकलेगा? आवर्धन का फॉर्मूला यहाँ पे ये हो जाएगा, हमारे पास वी भी आ गया, यू भी है, एच भी है, एच डैश निकालना है। तो एच डैश जब आप सारे इसमें वैल्यू पुट करके निकालोगे तो एच डैश कितना आया? -2 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये जो है -2 सेंटीमीटर और छवि कैसी रहेगी? उल्टी है। तो -2 का मतलब यही है कि 2 सेंटीमीटर वस्तु है का प्रतिबिंब बना और ये वस्तु का प्रतिबिंब जो बन रहा है वो उल्टी है। माइनस का मतलब वो उल्टी है और अगर यहाँ प्लस होता तो ये जो है 2 सेंटीमीटर की सीधी प्रतिबिंब होता। नेक्स्ट देखिए, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। ए बैक्टीरिया और कवक को अपघटक क्यों कहा जाता है? तो बैक्टीरिया और कवक को अपघटक कहा जाता है क्योंकि वे मृत जैविक पदार्थों को तोड़कर सरल पदार्थों में परिवर्तित कर देते हैं जिन्हें पारिस्थितिक तंत्र में पुनः उपयोग किया जा सकता है। बी पार्ट रहेगा इसी का। 2 कारण सूचीबद्ध करें और यह दर्शाने के लिए कि किसी पारिस्थितिक तंत्र में अपघटक का अस्तित्व जो है वो आवश्यक है। तो इसमें क्या हो जाएगा? आवश्यक तत्व जो है वो पौधों के लिए उपलब्ध हो जाते हैं और वे अपघटन प्रक्रिया में मदद करते हैं जिससे मृत जीवों का संचय नहीं होता है। ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 30 है, पौधों पर लटके हुए अंगूर जो है वो किण्वित नहीं होते हैं बल्कि पौधे से तोड़ने के बाद किण्वित हो सकते हैं। ये अंगूर किन परिस्थितियों में किण्वित होते हैं? क्या यह रासायनिक परिवर्तन है या भौतिक परिवर्तन है? तो जो अंगूर जो है वो तोड़े के बाद ही उनका हम फर्मेंटेशन कर सकते हैं, किण्वन करते हैं, क्योंकि वे यीस्ट और बैक्टीरिया के संपर्क में आने के बाद ही किण्वित होते हैं और ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में किण्वन होता है। ठीक है, और ये जो परिवर्तन है ये कैसा परिवर्तन होता है? ये एक रासायनिक परिवर्तन है क्योंकि इसमें नए पदार्थ कौन से? अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड बनते हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 31 है, एक विद्युत चालक से 2 मिनट तक 10 एम्पीयर की धारा प्रवाहित होती है और चालक के किसी अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल से गुजरने वाले आवेश की मात्रा की गणना करनी है और यदि किसी इलेक्ट्रॉन पर आवेश जो है इतना है तो प्रवाहित इलेक्ट्रॉनों की कुल संख्या जो है वो आपको यहाँ पर बतानी है। पहले स्टेप में आपको यहाँ पर कुल जो चार्ज है, कुल जो आवेश है वो बताना है। तो इसमें आई दिया गया है, टाइम दिया गया है, टाइम को हमने सेकंड में चेंज कर लिया। Q = I × T हो जाएगा। तो कितना आ जाएगा? I को T से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा? 1200 कूलम आएगा। अब देखिए यहाँ पे आपको क्या निकालना है? यहाँ पे आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने हैं कि जो इतना चार्ज जो क्रिएट हो गया है इसमें कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व रहेंगी। ठीक है, इलेक्ट्रॉन की संख्या बतानी है। तो Q की वैल्यू क्या होती है? Q = Ne। यहाँ पे Q हमारे पास है 1200, N यहाँ पे क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और E क्या है? यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज है। तो N निकालने के लिए हम क्या करेंगे? 1200 को 1.6 × 10⁻⁻19 से क्या कर देंगे? डिवाइड कर देंगे और हमारे पास जो आंसर आएगा दैट इज द 7.5 × 10⁻21 इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ से आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32 है, दी गई रासायनिक विक्रियाओं में तीरों पर लिखित धातु या विक्रमों की क्या भूमिका रहेगी। तो ये रिएक्शन आपको दी गई है, तीनों ही रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। इसके अंदर देखिए ये तो एस्टरिफिकेशन रिएक्शन है आपकी, ठीक है, एस्टर जिसके अंदर बनता है, एस्टरीकरण है, और ये आपकी संकलन अभिक्रिया है, ठीक है। और ये जो है आपकी जो एसिड बनता है, अल्कोहल से क्या बनता है? एसिड बनता है, अम्ल बनता है, उसकी रिएक्शन हो जाएगी। तो इसके अंदर हमने किसका यूज़ किया है? निकल का, इसके अंदर कंसनट्रेटेड H2SO4 का, और इसके अंदर अल्कलाइन KMnO4 का, इसके अंदर ऑक्सीकरण होता है। तो यहाँ पे जो निकिल है, निकिल एक उत्प्रेरक की तरह काम करता है। ये वे पदार्थ होते हैं जो प्रतिक्रिया या रासायनिक अभिक्रिया की गति को बढ़ाते हैं, लेकिन प्रक्रिया में वो स्वयं उपभोग नहीं होते हैं, यानी खुद उनका इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है, ठीक है, खुद यूज़ नहीं होते हैं। उदाहरण के लिए हाइड्रोजनेशन प्रतिक्रियाओं में उत्प्रेरक जैसे निकिल या प्लेटिनम द्विआबंध में हाइड्रोजन जोड़ने में मदद करते हैं। दूसरा रहेगा सांद्र सल्फ्यूरिक एसिड में, जो सांद्र सल्फ्यूरिक एसिड है उसमें पानी की हटाने की क्षमता होती है, इसलिए यह निर्जलीकरण एजेंट के रूप में काम करता है। और अल्कलाइन KMnO4 या पोटेशियम डाइक्रोमेट जो होता है वो एक ऑक्सीकरण एजेंट का उपयोग ऑक्सीकरण एजेंट है, और उसका उपयोग अल्कोहल समूह को जो है कार्बोक्सिलिक अम्ल में परिवर्तित करने के लिए किया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 32 हमारा हो गया है, ठीक है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 33 है, प्रभावी लक्षण और अप्रभावी लक्षणों के बीच दो अंतरों को सारणीबद्ध रूप में सूचीबद्ध करना है। गोल और झुर्रीदार मटर के पौधों के बीच मेंडल के संकरण में F2 पीढ़ी और संतति में पौधों का कितना प्रतिशत जो है वो गोल था। प्रभावी लक्षण और अप्रभावी लक्षण में अंतर बताना है। तो प्रभावी लक्षण क्या होंगे? यह एक विशेषता या लक्षण है जो स्वयं को किसी अन्य विपरीत विशेषता के ऊपर अभिव्यक्त करने में सक्षम है,
ठीक है। और अप्रभावी लक्षण कौन सा होता है? एक ऐसा गुण जो प्रमुख गुण की उपस्थिति में अपना प्रभाव व्यक्त करने में असमर्थ होता है। यानी अगर कैपिटल टी और स्मॉल टी है तो इसमें जो कैपिटल टी है इसके ऊपर प्रभावी रहेगा, तो ये अपनी ही विशेषता बताएगा कैपिटल टी। स्मॉल टी अपने आप को जो है व्यक्त करने में यहाँ पे असमर्थ है, तो ये अप्रभावी हो गया स्मॉल टी, और कैपिटल टी क्या हो जाएगा यहाँ पे? प्रभावी लक्षण हो जाएगा। नेक्स्ट जो पॉइंट रहेगा ये विषम युग्मीय और समयुग्मी में दोनों स्थितियों में अभिव्यक्त हो सकता है। यानी अगर कैपिटल टी है तो भी हो सकता है, कैपिटल टी और स्मॉल टी है तो भी हो सकता है, लेकिन यह केवल समयुग्मीय स्थिति में ही अभिव्यक्त हो सकता है। यानी अगर स्मॉल टी हैं तभी यह अपने आप को अभिव्यक्ति कर सकता है। मेंडल के मटर के पौधे पर प्रयोग, तो गोल और झुर्रीदार मटर के पौधों का संकरण F2PD में गोल और झुर्रीदार का अनुपात जो है कितना प्राप्त होता है? 3:1 प्राप्त हुआ। इसका अर्थ है कि 75% इसमें पौधे कैसे थे? गोल थे, और 25% यानी केवल एक कैसा था? झुर्रीदार था। ठीक है, तो जो हमारा आप कह सकते हो कि जो मोनो हाइब्रिड क्रॉस होता है यानी एक संकरण होता है उसमें रेशो कितनी मिलती है? 3:1। तो 3 का मतलब यहाँ पे क्या है? 75%, और 1 का मतलब क्या है? 25%। 4 में से 3 जो है वो प्रभावी लक्षण वाले होंगे और एक केवल अप्रभावी लक्षण वाला होता है। नेक्स्ट देखिए, खंड घ दिया गया है। इसमें प्रश्न संख्या 34 से 36 दीर्घ उत्तरीय प्रकार के प्रश्न रहेंगे। 5 नंबर के प्रश्न देखने को मिलेंगे, तो इनमें से ए और बी में से कोई एक प्रश्न करना है। 34 दिया गया है। ए देखिए, गर्भावस्था को रोकने के लिए 3 तकनीकें विकसित की गई। इनमें से कौन सी तकनीक जो है वो पुरुषों के लिए नहीं है? इन तकनीकों के उपयोग में परिवार के स्वास्थ्य और समृद्धि पर कैसे जो है सीधा प्रभाव पड़ता है? अथवा में देख लेते हैं, साथ ही आंसर कर लेंगे। अलैंगिक और लैंगिक प्रजनन विधि के बीच एक मुख्य अंतर लिखना है। किस प्रजाति के जीवित रहने की तुलनात्मक रूप से बेहतर संभावना होती है? ठीक है, वह जो अलैंगिक रूप से प्रजनन करती है या वह जो लैंगिक रूप से करती है? अपने उत्तर का औचित्य सिद्ध करना है। और बी में इसी में दिया गया है, पुष्प के उन भागों के नाम लिखें जो जीवों में निम्नलिखित के समान कार्य करते हैं: वर्षण, शुक्राणु, अंडाणु, अंडाशय। ठीक है, तो ये क्वेश्चन रहेगा। आंसर रहेगा, गर्भावस्था रोकने के 3 तरीके हैं। गर्भ निरोधक गोलियां हैं, ये मौखिक रूप से ली जाती है और अंडोत्सर्जन को रोकती हैं। कंडोम है, पुरुषों द्वारा पहना जाने वाला एक अवरोधक तरीका है जो शुक्राणु को अंडाणु तक पहुंचने से रोकता है। तीसरा इंट्रा यूट्रन डिवाइस है, इसे गर्भाशय में डाला जाता है ताकि निषेचन या आरोपण को रोका जा सके। अब पुरुषों के लिए अनुपयुक्त तरीका, इसमें जो गोलियां हैं वो केवल महिलाओं के लिए बनाई जाती हैं, तो कोई भी एक आप लिख सकते हो। उसके बाद अब परिवार के स्वास्थ्य और समृद्धि पर क्या प्रभाव रहेगा? तो स्वास्थ्य जो है, तो देखिए स्वास्थ्य पर कैसे प्रभाव रहता है? अवांछित गर्भाधारण रोकने से परिवार के बच्चों के बीच में क्या होता है? अंतर रखने में मदद मिलती है, जिससे मातृ स्वास्थ्य में सुधार होता है और बार बार गर्भधारण से जुड़े जोखिम कम हो जाते हैं। समृद्धि, परिवार नियोजन से माता पिता संसाधनों का बेहतर प्रबंधन कर पाते हैं, जिससे बच्चों की शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, जीवन स्तर में सुधार होता है। परिवार की समृद्धि जो है वो बढ़ती है। अलैंगिक और लैंगिक जनन में एक मुख्य अंतर लिखना है। तो अलैंगिक जनन जो है वो इसमें केवल एक ही जनक होता है और संतति अपने जनक के समान होती है। लैंगिक प्रजनन में 2 जनक शामिल होते हैं, यानी मदर और फादर दोनों होते हैं, और संतति आनुवांशिक रूप से भिन्न होती है। अब इसमें पूछा गया था आपसे किस प्रजाति के जीवित रहने की तुलनात्मक रूप से बेहतर संभावना है? तो लैंगिक प्रजनन करने वाले जीव बेहतर उत्तरजीविता दिखाते हैं, क्योंकि आनुवांशिक विविधता के कारण वे बदलते पर्यावरण और बीमारियों के प्रति क्या होते हैं? अनुकूल होते हैं। ये हमारा एक आंसर हो गया। बी में था, पुष्प के उन भागों के नाम लिखें जो जीवों में निम्नलिखित के समान कार्य करते हैं। जैसे वर्षण है, तो वर्षण किसके समान है? पुंकेसर के, जो परागकण बनाता है। उसके बाद पूछा गया शुक्राणु, शुक्राणु जो है परागकण होते हैं। अंडाशय, अंडाशय यानी डिंब ग्रंथि जो है ओवरी, जो बीज बनने के लिए डिंबाणु बनाती है। क्लियर है? उसके बाद जो है अंडाणु, अंडाणु यानी डिंबाणु बोलते हैं। जो पौधे हैं उसमें क्या होगा? अंडाणु यानी डिंबाणु। क्लियर है? नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 35 दिया गया है। विकल्प ए और बी में से किसी एक को करना है, तो ये क्वेश्चन आपका रहेगा। कांच का स्लैब है और कांच के प्रिज्म में पहले तो अंतर बताना है। उसके बाद क्या होता है अगर एक वर्णी प्रकाश की एक संकीर्ण किरण श्वेत प्रकाश की एक संकीर्ण किरण कांच के स्लैब और कांच के प्रिज्म से गुजरती है? तो ये क्वेश्चन आपका रहेगा। अथवा में दिया गया है, निकट दृष्टि दोष से पीड़ित एक छात्र 5 मीटर से अधिक दूरी पर रखी वस्तु को स्पष्ट रूप से देखने में सक्षम नहीं है। पहले हम फर्स्ट वाला आंसर कर लेते हैं।
तो देखिए जो ग्लास स्लैब है उसकी सतह कैसी होती है, ग्लास स्लैब की सतह समांतर होती है एक दूसरे से, जिससे निकलने वाली किरण की दिशा जो है वो नहीं बदलती है। ठीक है ना, वो दिशा जो है हमारी ऐसे ही रहती है। और ग्लास प्रिज्म में क्या होता है, इसकी जो सतह है, ग्लास प्रिज्म में जो सतह होती हैं वो एक दूसरे के समांतर नहीं होती हैं, जिसकी वजह से जो प्रकाश की दिशा है वो क्या हो जाती है, बदल जाती है। उसके बाद प्रकाश जो है वो विचलित हो जाएगा और विकर्ण हो जाता है। अब प्रभाव देखिए, एक रंगी जो प्रकाश है अगर उसको हम ग्लास स्लैब से निकालते हैं तो प्रकाश बिना विकर्ण हुए जो है क्या होता है, हल्का मुड़ता है। और ग्लास प्रिज्म जब प्रकाश झुकता है और विशिष्ट दिशा में क्या हो जाता है, विचलित हो जाता है प्रिज्म के अंदर। अब सफ़ेद प्रकाश की अगर हम बात करें, ये तो थी मोनोक्रोमेटिक लाइट, यानी एक ही प्रकाश, जैसे लाल है, हरी है केवल। अब हम सफ़ेद प्रकाश की बात करें तो ग्लास स्लैब में सफ़ेद प्रकाश एक ही बीम के रूप में निकलता है, ठीक है, स्लैब के अंदर। लेकिन प्रिज्म के अंदर क्या होता है, प्रिज्म के अंदर वो अलग अलग रंगों में विभाजित हो जाता है, 7 रंगों में विभाजित हो जाता है, जिसको हम क्या कहते हैं, विक्षेपण कहते हैं। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निकट दृष्टि दोष से पीड़ित एक छात्र 5 मीटर से अधिक दूरी पर रखी वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देखने में सक्षम नहीं है। सबसे पहले तो आपको 2 संभावित कारणों की सूची बनानी है जिनके कारण यह दृष्टि दोष उत्पन्न हुआ होगा। किरण आरेख की सहायता से आपको ये समझाना है। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए हम कारण देख लेते हैं। तो कारण क्या है कि नेत्र लेंस का अत्यधिक वक्रता हो सकती है। यदि नेत्र लेंस बहुत अधिक मुड़ा हुआ है और तो यह प्रकाश किरणों को अत्यधिक मोड़ देता है। और यदि नेत्रगोलक का लंबा होना, तो नेत्रगोलक लंबा है तो छवि रेटिना पर बनने की बजाय उससे पहले ही बन जाती है। ये आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए नेक्स्ट है, इसको आपको किरण आरेख से बताना है, तो ये डायग्राम आप यहाँ से देख लेंगे। ये फार पॉइंट जो है हमारा हो जाएगा मायोपिक आई। अब मायोपिक आई में क्या होगा कि जो इमेज यहाँ रेटिना पर बननी थी वो यहाँ पर ना बन के जब दूर से इस पॉइंट तक तो ठीक है वो उसको देख पाता है, लेकिन अगर दूर से कोई दूर की वस्तु है तो वो इमेज जो है वो यहाँ रेटिना पर ना बन के, जैसे ये दूर से आ रही है तो वहाँ रेटिना पर ना बन के वो रेटिना से पहले बन जाती है, जिसकी वजह से वस्तु धुंधली दिखाई देती है। अब इसका करेक्शन किससे किया जाता है, इसका करेक्शन जो है वो अवतल लेंस से किया जाता है। अवतल लेंस क्या करेगा, जो भी किरणें जा रही हैं उनको जो है, जो दूर से आ रही हैं उनको क्या करेगा, पास जो है उनको ऐसे बिखेर देगा। क्लियर। और इस तरह से जो इमेज है वो कहाँ पे बन जाएगी, इमेज रेटिना पर बन जाएगी। तो आपने ये ऑलरेडी समझा हुआ है अच्छे से। अब क्वेश्चन है कि क्यों छात्र 5 मीटर से अधिक दूरी की वस्तुएं नहीं देख पाता। तो मायोपिया वाले व्यक्ति में नेत्र लेंस से दूर की वस्तुओं से आने वाली प्रकाश किरणों को रेटिना तक पहुंचने से पहले ही क्या कर देता है, केंद्रित कर देता है। दोष को सुधारने के लिए प्रयुक्त लेंस का प्रकार कैसा है, तो अवतल लेंस लगेगा। और ये लेंस क्या करता है, किरणों को दूर केंद्रित करने में मदद करता है ताकि छवि जो है वो रेटिना पर ना बने। तो ये जो है इनको दूर जो है क्या कर देता है, इनको दूर केंद्रित कर देता है। पहले तो क्या होगा ना, देखिए एक बार फिर से बता देती हूँ। जैसे यहाँ से किरण आ रही है तो ये थोड़ी फैल जाएंगी, क्या हो जाएंगी, फैल जाएंगी। फैलने के बाद जो हमारा आई लेंस है जो वो एक उत्तल लेंस है, तो वो क्या करेगा, उनको दोबारा से फोकस कर देगा। तो ये इसका कार्य होता है। इसी का बी पार्ट दिया गया है। यदि इस मामले में सुधारात्मक लेंस की फोकस दूरी का संख्यात्मक मान 5 मीटर है तो नई कार्तीय चिन्ह परिपाटी के अनुसार लेंस की शक्ति जो है वो आपको ज्ञात करनी है। तो यहाँ पे देखिए पावर क्या है, पावर क्या होती है 1/f, हम फॉर्मूला लगा देंगे। यहाँ पे फोकस दूरी है वो 5 है, क्लियर है। और इसमें जो लेंस है वो अवतल लेंस है, तो अवतल लेंस के लिए फोकस दूरी किस में ली जाती है, माइनस में ली जाती है। तो f = -5 हो गया। p = 1/5 करेंगे और आंसर हमारा क्या आ जाएगा, -0.2 डायोप्टर हमारा यहाँ से आंसर हो जाएगा। तो हमने अथवा वाला आंसर भी कर लिया है। अब हम नेक्स्ट देखेंगे। देखिए ये सारा हमारा हो गया। क्वेश्चन नंबर 36 है, विकल्प ए और बी में से किसी एक का उत्तर देना है। तो 3 रासायनिक गुणों को सारणीबद्ध सूची बनाइए जिनके आधार पर हम धातु और धातु के बीच अंतर कर सकते हैं। बी में दिया गया है, अधिकांश धातुएं विद्युत की सुचालक क्यों हैं, और गर्म एल्यूमिनियम के साथ आयरन ऑक्साइड की अभिक्रिया का उपयोग टूटे हुए भागों को जोड़ने में क्यों किया जाता है। तो ये सारे क्वेश्चंस के आंसर हम देखेंगे। ये अथवा में दिया गया है जिसमें आपसे 5 पॉइंट्स पूछे गए हैं। सबसे पहले देखिए 3 रासायनिक गुणों को सारणीबद्ध करना है धातु और अधातु के बीच में। ऑक्साइड की प्रकृति, धातुओं के ऑक्साइड क्षारीय होते हैं, जबकि जो अधातु होती है उनके ऑक्साइड कैसे होते हैं, अम्लीय, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड है, सल्फर डाइऑक्साइड है। और धातुओं के ऑक्साइड जैसे मैग्नीशियम ऑक्साइड है, ये सब क्षारीय होते हैं।
अम्ल से अभिक्रिया, धातुएं तनु अम्लों से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन को विस्थापित करती हैं, जबकि अधातुएं ऐसा नहीं कर पाती। इलेक्ट्रॉन खोना या पाना, तो रासायनिक अभिक्रिया के दौरान धातुएं अपना इलेक्ट्रॉन क्या करती हैं, खोती हैं और धनात्मक आयन बनाती हैं, जबकि अधातुएं इलेक्ट्रॉन प्राप्त करके ऋणात्मक आयन बनाती हैं। उसके बाद बी है निम्नलिखित के कारण बताने हैं। तो अधिकांश धातुएं जो है वो विद्युत की सुचालक क्यों होती हैं? तो अधिकांश धातुएं विद्युत की अच्छी सुचालक होती हैं और धातुओं की परमाणु संरचना में मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं जो विद्युत आवेश का प्रवाह कर सकते हैं, जिससे धातुएं विद्युत की अच्छी सुचालक बनती हैं। सेकंड देखिए, गर्म एल्यूमिनियम के साथ आयरन ऑक्साइड की अभिक्रिया का उपयोग टूटे हुए मशीन के भागों को जोड़ने के लिए किया जाता है। क्यों? तो लोहे जो आयरन ऑक्साइड होता है उसका गर्म एल्यूमिनियम के साथ प्रतिक्रिया का उपयोग जो है, जो प्रतिक्रिया यहाँ पे क्या रासायनिक अभिक्रिया, इसका उपयोग टूटी हुई मशीनों को जोड़ने के लिए किया जाता है। इस प्रक्रिया में इस प्रक्रिया को जो है क्या कहा जाता है, अभिक्रिया को थर्माइट अभिक्रिया कहा जाता है। इसमें बड़ी मात्रा में ऊष्मा निकलती है जिससे पिघला हुआ लोहा बनता है और यह पिघला हुआ लोहा दरारों को भर देता है और ठंडा होने पर ठोस होकर मशीनों के हिस्से को मजबूती से जोड़ देता है। तो ये थर्माइट रिएक्शन होती है जिसके चलते जो है मशीनों के जो पार्ट होते हैं, क्रैक्ड पार्ट, उनको ठीक किया जाता है। उसके बाद जब अधिकांश धातुएं नाइट्रिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करती हैं तो हाइड्रोजन गैस उत्पन्न नहीं होती। क्यों? तो देखिए, नाइट्रिक अम्ल जो होता है वो जो है आप कह सकते हो एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ठीक है, ऑक्सीकरणकारी क्या है, अभिकर्मक है और यह प्रतिक्रिया में उत्पन्न हाइड्रोजन गैस को पानी में ऑक्सीकरण कर देता है, जिससे हाइड्रोजन गैस जो है वो नहीं निकलती है। नेक्स्ट है, जिंक ऑक्साइड को उभयधर्मी क्यों माना जाता है? तो आपको पता है उभयधर्मी ऑक्साइड क्या होते हैं, जो अम्ल और क्षार दोनों के साथ रिएक्शन करते हैं, दोनों के साथ अभिक्रिया करते हैं, इसीलिए उनको उभयधर्मी कहा जाता है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट दिया गया है, धातुएं विद्युत का संचालन क्यों करती हैं? तो धातुओं की संरचना में मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं जो विद्युत धारा के प्रवाह को संभव बनाते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन, लास्ट है, फोर्थ है इसमें, एल्यूमिनियम एक क्रियाशील धातु है लेकिन फिर भी इसका उपयोग खाद्य पदार्थों की पैकिंग में क्यों किया जाता है? एल्यूमिनियम क्या होता है कि एल्यूमिनियम हालांकि क्रियाशील है लेकिन जब भी यह हवा के संपर्क में आती है तो एक पतली और स्थिर ऑक्साइड परत बनाती है जो इसके नीचे की धातु को और अधिक संक्षारण से बचाती है और यह खाद्य पैकिंग की सुरक्षा के लिए जो है वो एल्यूमिनियम ऑक्साइड की परत वो उसको सुरक्षित रखता है। नेक्स्ट है, कैल्शियम में जल डालने पर वह तैरने लगता है। तो जब कैल्शियम पानी के साथ अभिक्रिया करता है तो ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस बनाता है और ये जो हाइड्रोजन गैस है ये हल्की होने के कारण जो धातु है उसके साथ चिपक जाती है और उत्पन्न हाइड्रोजन गैस के कारण कैल्शियम पानी की सतह पर क्या करने लगता है, तैरने लगता है। अगला क्वेश्चन है प्रश्न संख्या 37 से 39 केस आधारित प्रश्न रहेंगे, डेटा आधारित प्रश्न है, तो ये आप एक बार अच्छे से पढ़ लेंगे। इसमें देखिए जो क्वेश्चन दिए गए हैं, उस शिरा का नाम बताइए, तो हम ये 1 बाय 1 इन सारे क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो उस शिरा का नाम बताइए जो फुफ्फुस के से बाएं आरिंद में रुधिर लाती है, तो उसका नाम क्या होगा, फुफ्फुसीय शिरा कहते हैं या पल्मोनरी वेन कहते हैं। अगला क्वेश्चन है रुधिर के दो घटक बताइए, तो रुधिर के दो घटक कौन से हैं, लाल रक्त कणिकाएं जो ऑक्सीजन ले जाती हैं, श्वेत रक्त कणिकाएं जो संक्रमण से लड़ती हैं। सी में देखिए क्या दिया गया है आपको, आलिंद की अपेक्षा निलय की पेशीय भित्ति मोटी होती है। तो क्यों होती है, क्योंकि जो उन्हें शरीर के दूर के हिस्सों तक रक्त पंप करना होता है, विशेष रूप से बाया वेंट्रिकल, बाया निलय जो होता है वो पूरे शरीर में रक्त पंप करता है। शिराओं में वाल्व होते हैं जबकि धमनियों में नहीं होते। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। शिराएं जो है वो शिराएं क्या करती हैं, हृदय की ओर रक्त ले जाती हैं और निम्न रक्तचाप की वजह से रक्त को वापस आने से रोकने के लिए उनके अंदर वाल्व की आवश्यकता होती है, जबकि धमनियों में जो रक्त दाब होता है वो बहुत ज़्यादा होता है और उसमें रक्त का वापस आना संभव नहीं है। उसके बाद डी पार्ट भी दिया गया है, मछलियों में रुधिर परिवहन मनुष्यों में रुधिर परिवहन से भिन्न है, कथन का औचित्य सिद्ध कीजिए। तो मछलियों में जो है वो रक्त पूरे शरीर में केवल एक बार हृदय से गुजरता है, जबकि मनुष्यों में डबल सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, यानी दो बार जो हृदय में रक्त दो बार आता है, दो बार गुजरता है, एक बार फेफड़ों में ऑक्सीजन के लिए और दूसरी बार पूरे शरीर में वितरण के लिए। ठीक है, तो ये दोनों में विभिन्नता है। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 38 है, किसी अम्लीय क्षारक का परीक्षण। अम्लीय क्षारक का जो है आपको पीएच स्केल के बारे में बताया गया है, आप इसको पढ़ लेंगे। इसमें पहला प्रश्न है, आपके पास 3 विलयन है ABC जिनकी पीएच दी गई है, इनको आपको हाइड्रोजन आयन सांद्रता के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करना है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी आप देख लेंगे, इनके आंसर हम 1 बाय 1 करेंगे।
तो पहला क्वेश्चन क्या है, आपके पास 3 विलियन है, ठीक है। अब देखिए ए जो है 6 है, बी 2 है और सी जो है जिसका पीएच 9 है। इनको हाइड्रोजन आयन सांद्रता के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करें। अब बढ़ते क्रम का मतलब क्या है कि जो अम्ल होगा उसमें हाइड्रोजन आयन जो सांद्रता है वो ज़्यादा होगी। अब अम्ल कौन से होते हैं, जिनकी पीएच कम होती है, तो यानी यहाँ पे सबसे ज़्यादा सांद्रता किस में है, बी में, फिर ए में और फिर सी में, ठीक है। तो इसमें आपको हाइड्रोजन आयन सांद्रता के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करना है। तो जिसकी पीएच 9 है उसमें सबसे कम है, फिर ए में है और फिर किस में रहेगी, बी में रहेगी। इन तीनों में कौन सा विलयन सबसे अधिक अम्लीय है, तो बी इनमें सबसे अधिक अम्लीय है क्योंकि उसकी पीएच जो है वो सबसे कम है। विलयन ए को तनु करने के लिए इसमें हाइड्रोजन आयन की सांद्रता का क्या होता है, तो जब घोल ए को जो है पतला कर दिया जाता है, ठीक है, तो इसकी हाइड्रोजन आयन सांद्रता क्या हो जाती है, घट जाती है, जिससे पीएच बढ़ जाता है। बी दिया गया है पीएच परास लिखे जिसमें मानव शरीर जो है वो कार्य करता है। तो मानव शरीर का पीएच किस में कार्य करता है, 7.35 से 7.45 के बीच में होता है। अब अथवा में दिया गया है, अगर कोई एसिडिटी की समस्या से पीड़ित है तो उसके इलाज के लिए बेकिंग सोडे का विलयन क्यों दिया जाता है, तो जो एसिडिटी है यानी खट्टी डकार, उसमें बेकिंग सोडे का उपयोग किया जाता है क्योंकि यह एक क्षारीय पदार्थ है। यह अतिरिक्त पेट के अम्ल को उदासीन करता है और एसिडिटी से क्या करता है, राहत देता है। क्वेश्चन नंबर 39, इसमें आप इसको पढ़ लेंगे। पहला क्वेश्चन है फ्लेमिंग का वाम हस्त नियम बताना है, ठीक है। तो आइए इसको देखते हैं। फ्लेमिंग का वाम हस्त नियम क्या है, फ्लेमिंग का बाएं हाथ में यदि आप अपने बाएं हाथ की अंगूठे, तर्जनी और मध्यमा उंगली को एक दूसरे से लंबवत रखते हो तो तर्जनी जो है वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बताएगी, मध्यमा विद्युत धारा की दिशा बताएगी और अंगूठा जो है वो बल की दिशा दिखाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है, एक इलेक्ट्रॉन चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत प्रवेश करता है। तो इसमें देखिए इलेक्ट्रॉन ये इधर की तरफ आ रहा है, चुंबकीय क्षेत्र इस तरफ है। तो हमें यहाँ पर जो रूल लगाना है उसके लिए हमें करंट चाहिए। तो इलेक्ट्रॉन जिस दिशा में आ रहा है उससे विपरीत दिशा में क्या होगा, करंट होगा, आई रहेगा, ठीक है। तो इसमें इलेक्ट्रॉन चुंबकीय क्षेत्र में प्रवेश कर रहा है, इलेक्ट्रॉन पर आरोपित बल की दिशा क्या होगी, तो आप फ्लेमिंग का वाम हस्त नियम इसके अंदर लगा देंगे और बल की दिशा जो निकलेगी, यानी आप करंट की दिशा ऊपर की तरफ लेंगे, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ये वाली हो जाएगी, क्लियर है। चुंबकीय क्षेत्र ये हो जाएगा, करंट ऊपर की तरफ हो जाएगा। तो जो बल लगेगा वो कहाँ लगेगा, वो जो पेपर है उसके अंदर की तरफ लगेगा, ठीक है। तो आंसर आप लिख देंगे। तो दिशा क्या रहेगी, कागज के अंदर की ओर होगी। अगला क्वेश्चन देख लीजिए कि इन्हीं दो उपकरणों के नाम बताइए जो विद्युत धारावाही चालक और चुंबकीय क्षेत्रों का उपयोग करते हैं। तो इलेक्ट्रिक मोटर और लाउड स्पीकर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दो चुंबकीय क्षेत्र एक दूसरे को क्यों नहीं काटती हैं। तो चुंबकीय क्षेत्र की दो रेखाएं कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती क्योंकि किसी भी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की केवल एक ही दिशा हो सकती है। यदि रेखाएं काटेंगी तो एक बिंदु पर कई दिशाएं होंगी जो संभव नहीं है, इसीलिए वो एक दूसरे को नहीं काट सकती। उसके बाद देखिए, अब ध्यान से समझिएगा इस क्वेश्चन को। किसी क्षैतिज शक्ति संचरण लाइन यानी पावर लाइन जो होती है उसमें पूर्व से पश्चिम की दिशा की ओर विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, ठीक है, पूर्व से पश्चिम दिशा की ओर। इसके ठीक नीचे एक बिंदु पर और ठीक ऊपर एक बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या रहेगी। तो इसमें आप जो है 3D में करके इसके अंदर दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम लगा देंगे और इसका आंसर हो जाएगा। तो तार के नीचे जो है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होगी, दक्षिण की ओर होगी, और तार के ऊपर जो है वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या रहेगी, वो उत्तर की ओर रहेगी, ठीक है। और यहाँ पे बताया गया है वह नियम, किस नियम के तहत है, वह नियम जो यहाँ पर लागू किया जा रहा है वो भी बताना है। तो यहाँ पर लागू किया जा रहा है एम्पियर का दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम। तो इसके अंदर आप जो है दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम जो है वो लगा देंगे, ठीक है। तो ये था कंप्लीट पेपर। तो यहाँ से आप देख सकते हो पूरा क्वेश्चन। तो ये था कंप्लीट पेपर। आई होप सारे क्वेश्चंस आप सब बच्चों को क्लियर हैं। अगर किसी भी क्वेश्चन में इस पेपर में कोई डाउट है तो बच्चे आप पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल को इसी तरह की और वीडियोस के लिए करना सब्सक्राइब। आपको सारे प्रैक्टिस पेपर, प्री बोर्ड पेपर सारे ही जो है इस चैनल पर मिल जाएंगे। वहाँ से प्लेलिस्ट का लिंक भी आपको मिलेगा, वहाँ से आप सारे सब्जेक्ट के प्रैक्टिस पेपर देख सकते हो। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे।